आज का अपना जो टॉपिक है वो है प्रतिरोध में विद्युत धारा। प्रतिरोध एक प्रकार का लोड होता है। लोड वो सब है जो मतलब एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। जैसे अपन पंखा चला रहे हैं तो पंखा भी एक प्रकार का लोड है। लाइट जलाते हैं तो लाइट एक प्रकार का लोड है। जो भी मतलब इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है वो एक प्रकार का लोड होता है। ठीक है, तो अपने सर्किट में लोड को प्रतिरोध से मतलब अपन समझते हैं। प्रतिरोध अपना लोड है। प्रतिरोध का सिंबल मैंने यहाँ पे बना रखा है। विद्युत परिपथ में प्रतिरोध जब होगा और उसमें अगर धारा प्रवाहित होगी तो उसको इस तरह से सिंबल बनाएंगे आर। ठीक है, यहाँ पे ए तथा बी दो बिंदु है। इन दोनों बिंदुओं के बीच एक आर प्रतिरोध है। अब इस प्रतिरोध में धारा की दिशा मैंने बना रखी है। ठीक है, तो प्रतिरोध जो होता है जिसको अपन लोड भी कहते हैं, तो प्रतिरोध में धारा, ध्यान रखना हमेशा प्रतिरोध में सिर्फ प्रतिरोध की बात हो रही है ना। प्रतिरोध में धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। प्रतिरोध में सबसे मेन बात ये है, कोई लोड है तो लोड में धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, यहाँ पे धारा ए से भी प्रवाहित हो रही है। अगर धारा ए से भी प्रवाहित हो रही है इसका मतलब ये हुआ कि ए उच्च विभव पे है तथा बी निम्न विभव पे है ना। तो ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है कि V बराबर आई आर। V क्या होता है? विभवांतर। अब विभवांतर में जो मैं V लिखूंगा वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव, यानी कि A और B के बीच का मैं विभवांतर यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ओम के नियम से उच्च विभव माइनस निम्न विभव, उच्च विभव प्रतिरोध के लिए ओम का नियम सिर्फ प्रतिरोध पे लगता है, ध्यान रखना। उच्च विभव माइनस निम्न विभव शॉर्ट में लिख दिया मैंने, बराबर धारा इंटू प्रतिरोध। ये ओम का नियम, धारा इंटू प्रतिरोध। ठीक है, धारा इंटू प्रतिरोध। तो इस चित्र के अनुसार उच्च विभव है VA माइनस VB। ठीक है, A से B की तरफ जब चलेंगे तो VA माइनस VB बराबर IR। ठीक है, ये अपने को याद रखना है। A उच्च विभव पे होगा, मतलब A से B पे जाऊंगा तो विभव कितना कम हो जाएगा? माइनस IR। विभव कितना घट जाएगा? माइनस IR। मतलब A से B जाऊंगा IR घट जाऊंगा, B से A जाऊंगा IR बढ़ जाएगा। VA बराबर VB प्लस IR। देख सकते हो तुम यहाँ पर। ये अपने को प्रतिरोध के लिए अपने को ये याद करना है। ये है विद्युत स्रोत, सोर्स। ठीक है, क्योंकि अपन विद्युत इलेक्ट्रिक करंट जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे डीसी करंट है, इसलिए यहाँ पे जो विद्युत स्रोत होगा वो एक प्रकार की बैटरी होगी, डायरेक्ट करंट वाली बैटरी। ठीक है, बैटरी में होता है ईएमएफ। ठीक है, ईएमएफ क्या होता है इसकी बात अपन करेंगे आगे। ठीक है, ये ए है, ये बी है। ठीक है, मान लो यहाँ पे दो बिंदु है। बैटरी के बाद इधर नीचे चले अपन, ये चालक तार, इससे प्रतिरोध जोड़ा, ये प्रतिरोध इस तरह के आपस जुड़ गया, तो ये सर्किट कंप्लीट हो गया। इस ई को यहाँ से भगा देता हूं मैं, फिलहाल इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, ये बैटरी का प्लस टर्मिनल, ये बैटरी का माइनस टर्मिनल। विद्युत धारा प्रवाहित इस प्रकार से होगी। प्लस टर्मिनल यानी कि उच्च विभव, यानी कि ये उच्च विभव है, ये निम्न विभव है। धारा की दिशा हमेशा प्रतिरोध से देखेंगे। प्रतिरोध का उच्च विभव ये वाला है, प्रतिरोध का निम्न विभव ये वाला है, यानी कि जो धारा की दिशा होगी वो इस तरह से होगी। ठीक, तो ये धारा जो है, धारा हमेशा सर्किट कंप्लीट होने पर ही प्रवाहित होती है। सर्किट कंप्लीट होना जरूरी है तो ही धारा प्रवाहित होगी। अब क्या होगा कि धारा अगर प्रतिरोध में, मान लो ये बिंदु A है, मान लो ये बिंदु B है, अगर B से A जा रही है, ये उच्च विभव पे है, ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, ये प्लस है, ये माइनस है।
ठीक है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जा रही है। तो देखो स्रोत में धारा किस तरह से जा रही है, स्रोत में धारा निम्न विभव से उच्च विभव पर जाती है। देखो स्रोत में धारा निम्न विभव से, निम्न लिखा थोड़ा गड़बड़ होगी, निम्न विभव से उच्च विभव पर जाती है। स्रोत में धारा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाती है, उच्च विभव की ओर जाती है। ठीक है, सिंपल सी बात है। देख बेटा, ये सर्किट कंप्लीट है, ये बात समझ में आ रही है। ये बैटरी का प्लस टर्मिनल, बैटरी का सिंबल ये होता है, ये बैटरी का प्लस टर्मिनल है ये वाला, ठीक है। ये बैटरी का माइनस टर्मिनल है, तार के माध्यम से प्रतिरोध को जोड़ दिया, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अगर चालक तार से जोड़ रखा है, चालक तार में विभवांतर नहीं होता, चालक तार में प्रतिरोध 0 मानते हैं अपन, ठीक है। तो अगर ये उच्च विभव पे यानी कि ये प्लस है और ये निम्न विभव पे रेड कलर में माइनस है, तो धारा की दिशा प्रतिरोध से अपन बता सकते हैं। प्रतिरोध में धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है, ठीक है। उच्च से निम्न में गया इस प्रकार से, ऐसे, ठीक है, ये है, समझ गया, ठीक है। और है ना, समझ गया ना। कोई भी सर्किट हो, जैसे मान लो कि किसी सर्किट में ये मान लो कि कोई इक्विपमेंट लगा हुआ है, ये जो है बैटरी भी हो सकती है, ये प्रतिरोध भी हो सकता है, ठीक है। ये लोड है, बस लोड वो होता है जो एनर्जी को कंज्यूम करता है ना। ऊर्जा कंज्यूम करने को हिंदी में क्या कहेंगे, ऊर्जा का ह्रास करता है, ऊर्जा लेता है। जिसको ऊर्जा की आवश्यकता है वो लोड है, जिसको ऊर्जा की आवश्यकता है वो लोड है। लोड में धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है, जैसे कि प्रतिरोध, ठीक है। अगर धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित हो रही है, इसका मतलब है कि वह लोड है। मुझे बोलने दो, प्लीज बीच में मत बोलो, मैं समय दूंगा डाउट पूछने के लिए, पहले मैं मेरी बात कंप्लीट कर लूं, है ना। अगर धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित हो रही है, इसका मतलब यह हुआ कि वह लोड है। जैसे प्रतिरोध, प्रतिरोध में उच्च, अभी कल करा ना अपन ने डेरिवेशन, ऐसे वो V बराबर IR वाला जो डेरिवेशन, ओम के नियम वाला जो किया था, विद्युत क्षेत्र अप्लाई करके यहाँ पे विद्युत क्षेत्र लगाया, ये उच्च विभव ये निम्न विभव। तो अगर लोड है तो धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होगी, ये पक्की बात है। अगर धारा उच्च विभव से निम्न विभव जा रही है मतलब वह लोड है, ये अपने को ध्यान रखना है। लोड में धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है, निम्न विभव की ओर जाती है, ठीक है। जैसे बैटरी को अगर आवेशित करें, मान लो किसी बैटरी को मैं चार्ज कर रहा हूं, ये कोई बैटरी है, ठीक है। ये बैटरी भी लोड की तरह काम कर सकती है, कब, जब इसके प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर धारा जाएगी, मतलब इसको धारा देनी पड़ेगी, इसको एनर्जी अगर तुम दोगे तो ये चार्ज होगी। जैसे प्रतिरोध भी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, यहाँ पे बैटरी भी एनर्जी, तभी तो चार्ज होगी। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर अगर जा रहा है मतलब ऊर्जा का उपभोग हो रहा है। लोड क्या करता है, ऊर्जा का उपभोग करता है। कंज्यूम की हिंदी याद आ गई मुझे। लोड क्या करता है, ऊर्जा का उपभोग करता है, और अगर ऊर्जा का उपभोग हो रहा है तो धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है। इस बात को लिख लेना, ऊर्जा का अगर उपभोग हो रहा है, यदि ऊर्जा का
उपभोग हो रहा है तो धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है, तभी तो विद्युत क्षेत्र कार्य करेगा। ठीक है, अब स्रोत क्या होते हैं? स्रोत वे होते हैं जो ऊर्जा देते हैं। ठीक है, स्रोत में क्या होता है, ऊर्जा निम्न विभव मतलब धारा निम्न से उच्च की ओर जा रही है। स्रोत का मतलब क्या, कोई ना कोई एक्सटर्नल है जो धक्का दे रहा है। स्रोत का मतलब यही तो हुआ, एक्सटर्नल कोई ना कोई है। तो सोर्स जो होता है, सोर्स जो होता है उसमें धारा निम्न विभव से माइनस से प्लस की ओर जाती है। अगर माइनस से प्लस जा रहा है मतलब वो सोर्स है, स्रोत है, कोई एक्सटर्नल है, कोई धक्का देने वाला है, तभी तो निम्न से उच्च जा रहे हो, नहीं तो निम्न विभव से उच्च विभव थोड़ी जा सकते हैं। निम्न विभव से सेल का क्या काम होता है, सेल में केमिकल एनर्जी होती है। वो केमिकल एनर्जी क्या करती है, आवेश को निम्न से उच्च विभव पे लेके जाती है। तो सोर्स में धारा, जैसे बैटरी का निरावेशन, जैसे घड़ी में सेल लग रहा है, ये देखो, ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल, धारा ऐसे प्रवाहित होगी। ध्यान से देखो, दोनों चित्र में अंतर है, इस चित्र में और इस चित्र में फर्क है। तो ध्यान रखना, सोर्स में धारा, ये तो हालांकि अपन लिख ही चुके हैं। तो अगर सोर्स है, सोर्स यानी कि स्रोत में धारा उच्च विभव से, उच्च विभव हाई पोटेंशियल, अरे उल्टा लिख रहा हूं मैं, निम्न विभव से, सॉरी, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाती है, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाती है। क्योंकि कोई ना कोई वहां पे एक्सटर्नल है जो उसको खींच रहा है। ठीक है, ये दोनों बातें अपने को याद रखनी है। अगर ये दोनों बातें अपने को याद है तो, अगर अपने को दोनों बातें याद है ना, तो सर्किट का कोई भी सवाल हो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। देखो, मान लो कि कोई सोर्स है या लोड है, ये लोड भी हो सकता है या फिर ये सोर्स भी हो सकता है। अंतर क्या पड़ेगा, अगर लोड है तो ऊर्जा उपभोग करेगा, शक्ति उपभोग होगी। अगर सोर्स है तो शक्ति देगा। लोड है तो शक्ति लेगा, सोर्स है तो शक्ति देगा। इतनी सी बस बात है, प्लस या माइनस का फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो मान लो कि इसमें क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस, मान लो कि ये प्लस है और ये माइनस है, इसमें विद्युत करंट जा रहा होगा। अगर लोड है तो उच्च से निम्न जा रहा होगा, अगर सोर्स है तो निम्न से उच्च आ रहा होगा। ठीक है, अपन लिख रहे हैं विद्युत शक्ति, यानी कि विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य, विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य। जैसे मान लो दो बिंदु है अपने पास, दो बिंदु है, एक उच्च विभव पर है, एक निम्न विभव पर है। मान लो dq आवेश को निम्न से उच्च या उच्च से निम्न ले जाने में, बात को समझना, dq आवेश को, ये कोई dq आवेश है, इसको निम्न विभव से उच्च विभव पर या उच्च विभव से निम्न विभव पर ले जाने में विद्युत बलों द्वारा किए गए कार्य का जो परिमाण होगा, प्लस माइनस का फर्क पड़ेगा अगर उच्च से निम्न या निम्न से उच्च में जाऊंगा तो, धीरे धीरे ले जाने में। ठीक है, तो dw जो होगा, dw वो क्या हो जाएगा बताओ, v dq, q इंटू वी बताया था ना, किया गया कार्य vq। v यहाँ पे विभवांतर है, v क्या है, विभवांतर। ये मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक में बताया है। दोनों तरफ अवकलन कर दो, कार्य करने की दर, कार्य करने की दर क्या बना, dw बाई dt, पावर p बराबर, और dq बाई dt क्या हो जाएगा, vi। ये पावर किसकी है, ये पावर विद्युत पावर है, इलेक्ट्रिक पावर है, किसी और की पावर नहीं है। उस विभवांतर और उस करंट के कारण जो शक्ति आ रही है, विद्युत शक्ति है, ध्यान रखना, कोई और शक्ति नहीं है। ये बैटरी की शक्ति नहीं है। ठीक है, ये बैटरी की शक्ति मत समझ लेना तुम इसको, ये बैटरी का कार्य नहीं है, ये उस विद्युत क्षेत्र का कार्य है जो उस लोड या उस सोर्स में उपस्थित है। ओके, शक्ति का मात्रक वगैरह तुम जानते होंगे।
अगर लोड है तो कंज्यूम करेगा यानी कि उपभोग करेगा। ठीक है, अगर लोड है तो शक्ति का उपभोग होगा। ठीक है, अगर सोर्स है तो ये देगा, सप्लाई करेगा। सप्लाई करने को क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं समझ लो तुम। उपभोग का अपोजिट मतलब देगा, शक्ति देगा। ठीक है, सप्लाई करेगा। बेसिक फार्मूला तो ये है। अगर मान लो ये प्रतिरोध है तो प्रतिरोध में V बराबर आई आर लिख करके P बराबर आई स्क्वायर आर लिख सकता हूं किसी प्रतिरोध के लिए। या फिर आई को चेंज कर दो V अपॉन आई, V बराबर आई आर से आई को चेंज कर दो V बाई आर में, तो P बराबर बन जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो किसी प्रतिरोध के लिए मैं ये भी लिख सकता हूं। फार्मूले तो तीनों ही सही है, पर अगर हाँ ये आई है, आई स्क्वायर आर। हाँ, अरे गड़बड़ होगी, एक मिनट। हाँ समझ गया। अरे वो दिमाग में तो आई है पर लिखने में आर आ गया, आई आर इंटू आई। दिमाग में तो वही था, लिखने में आर आ गया, गलती होगी। आई स्क्वायर आर। ओके, वो ध्यान नहीं गया मेरा। और इसको कन्वर्ट कर दोगे, अगर आई को अगर चेंज कर दूंगा V अपॉन आर लिख दूंगा तो ये बन जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर। ये प्रतिरोध के लिए ये काम अपन कर सकते हैं। ठीक है, प्रतिरोध के लिए ध्यान रखना। तो क्योंकि ओम का नियम प्रतिरोध पे लगाते हैं अपन। ओम का नियम कहां पे लगाते हैं, प्रतिरोध पे। ओम का नियम तो है प्रतिरोध के लिए, मतलब ये है कि प्रतिरोध द्वारा व्यय शक्ति। प्रतिरोध, जैसे पंखा चल रहा है तो पंखे की शक्ति कितनी है, प्रति एकांक समय में कितनी ऊर्जा का उपभोग हो रहा है। ऊर्जा कितनी हो जाएगी, इंटीग्रेशन T dt। अगर किसी प्रतिरोध में I धारा प्रवाहित हो रही है और प्रतिरोध अगर R है तो I स्क्वायर R dt। जितने भी समय में तुम्हें एनर्जी निकालनी है, ऊर्जा निकालनी है, तुम ऊर्जा यहां से निकाल सकते हो। समाकलन कर दिया इंटीग्रेशन I स्क्वायर R dt का, क्योंकि कार्य और ऊर्जा एक ही तो बात है। एनर्जी कंज्यूम्ड बाय रेजिस्टेंस, ऊर्जा आ जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर आर dt। अगर आई कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आई स्क्वायर आर इंटू टाइम हो जाएगा ये। अगर आई कांस्टेंट है तो आई स्क्वायर आर इंटू टाइम, शक्ति को समय से गुणा कर दो, सिंपल, ये ऊर्जा आ जाएगी। ठीक है, अगर कांस्टेंट है तो। जैसे मान लो किसी की शक्ति 20 वाट है, तो 20 वाट में अगर मान लो कोई पूछे बताओ 5 सेकंड में कितनी ऊर्जा हो गई, 100 जूल, है ना, इस तरह से होता है। प्रश्न है अपना कि एक प्रतिरोध है जिसकी शक्ति है 1 किलोवाट, मतलब वो एनर्जी जो है प्रति सेकंड जो है, मतलब 1 किलोवाट उसकी शक्ति है, मतलब kW किलोवाट। 1 घंटे में कितनी एनर्जी उपयोग होगी ये बताना है। क्या बताइए, ऊर्जा। देखते हैं, ऊर्जा बराबर शक्ति इंटू समय। क्योंकि यहाँ पे एक समान रूप से उपयोग हो रहा है, पावर एक समान है, मतलब सब एक समान है। 1 मिनट में पहले कंप्लीट कर दे, 1 मिनट रुक जा बेटा। ये किलोवाट है, वाट में सेकंड ही आता है, जूल प्रति सेकंड। तो शक्ति कितनी है, 1 किलोवाट, यानी कि 1000 वाट। वाट मतलब जूल प्रति सेकंड, इंटू समय कितना है, 1 घंटा। 1 घंटे में कितने सेकंड हो जाएंगे, 3600 सेकंड। ठीक है, सेकंड से सेकंड खत्म हो गया, ये बन जाएगा मेरे पास 36 के पीछे 5 0, 1 2 3 4 5, इतना जूल। तो इसको पॉइंट में लिख दो, तो 3 और 3 6 ले लो ऐसे, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, इतनी ऊर्जा आई। ठीक है, और इसको अपन ऐसे भी लिखते हैं 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा ये 1 यूनिट होता है। अपने बिजली का बिल वगैरह जो आता है ना, अपन बोलते हैं ना कितने यूनिट निकला है, तो 1 यूनिट इतना होता है, 1 किलोवाट घंटा, यानी कि इतनी।
नाम से समझ में आ रहा है घनत्व है, धारा घनत्व है, यानी कि प्रति एकांक क्षेत्रफल या प्रति एकांक आयतन ही कुछ होगा। तो यहाँ पे होता क्या है, तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा है ना, किसी तार के प्रति एकांक क्षेत्रफल, आयतन नहीं होता है, क्षेत्रफल होता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है ना, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा क्या होती है, धारा घनत्व कहलाता है, धारा घनत्व कहलाता है। यानी कि जे जो होता है, बेसिकली जो धारा घनत्व होता है, जे या जे का जो परिमाण होता है वो होता है डी बाई डी ए, डी अपॉन डी ए। ठीक है, एक मिनट साफ लिख दो थोड़ा, डी आई अपॉन डी ए। ठीक है, ये तो परिमाण हो गया। और सदिश के साथ अगर लिखूंगा तो यहाँ पे एक, अब क्योंकि आई तो सदिश होता नहीं तो आई के ऊपर तो मैं सदिश लगा नहीं सकता हूं, तो यहाँ पे एक एकांक सदिश से गुणा कर देते हैं। ये एकांक सदिश क्या है, एकांक सदिश धारा घनत्व की दिशा में, बेसिकली धारा घनत्व की दिशा धारा की दिशा ही होती है, पर चूंकि जो धारा है, जो धारा अपन लेते हैं वो सदिश राशि नहीं है, धारा घनत्व जरूर सदिश राशि है ना। ये मतलब परिभाषित है, ये परिभाषित है, एक तरह से फ्लक्स टाइप की चीज है, एक प्रकार का फ्लक्स जैसा है ना। तो भाई प्रति एकांक क्षेत्रफल से कितनी बल रेखाएं गुजर रही है, प्रति एकांक उससे कितना वो निकल रहा है, तो उस टाइप का ये है, थोड़ा मतलब समझने के लिए अपन मतलब कर सकते हैं। तो ये एन कैप क्या है, इसकी दिशा में सदिश राशि। ठीक है, और यहाँ पे डी आई बाई डी, अगर मैं ए को उधर ले जाऊं, एरिया को अगर उधर ले जाऊं, तो मैंने तुम्हें बताया था कि जो क्षेत्रफल सदिश होता है, अगर तुम्हें ध्यान हो, क्षेत्रफल सदिश याद है, क्षेत्रफल को भी अपन सदिश रूप में लिख सकते हैं इस प्रकार से, है ना। उसमें गॉसियन सरफेस उसमें बताया था, जे डॉट डी ए। बताओ क्षेत्रफल सदिश की दिशा, अनुप्रस्थ काट जो क्षेत्रफल अपन लेंगे ना, जो सतह बनेगी, सतह के लंबवत इसकी दिशा होगी। तो जैसे मान लो कोई तार है, जैसे मान लो कोई तार है, तार में ये सतह है, मान लो अनुप्रस्थ काट है, तो डीए की दिशा हो जाएगी ये। ठीक है, और अगर मान लो धारा घनत्व की दिशा भी इस तरफ है, तो धारा मैक्सिमम होगी, इस अनुप्रस्थ काट से धारा अधिकतम प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अगर मान लो मैं क्षेत्रफल इस तरह से, सुनते जाओ पहले, मान लो मैं क्षेत्रफल ऐसे ले लेता हूं, बिल्कुल फ्लक्स की तरह है ये, फ्लक्स की तरह। जैसे मान लो कोई क्षेत्रफल है, धारा घनत्व की दिशा इस तरफ है, तो धारा अधिकतम हो जाएगी। मान लो धारा इस तरह से प्रवाहित हो रही है, तो इस क्षेत्रफल से धारा जीरो, मान लो इस तरह से, फ्लक्स टाइप की चीज है थोड़ी सी, जे डॉट डी ए। ओके, जे डॉट डी ए, जे जो है ना वो अपना धारा घनत्व है, ये डी आई क्या है, डी आई इसका समाकलन हो जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन दोनों तरफ करूंगा तो हो जाएगा। एक मिनट रुक जाओ, किसी एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में गुजरने वाले आवेशों की संख्या, एकांक समय में गुजरने वाले आवेशों की संख्या। जैसे मैंने मान लो कि एक क्षेत्रफल तो ये ले लिया और एक क्षेत्रफल ये ले लिया, तो प्रति एकांक समय में जितने आवेश यहां से गुजरेंगे उतने ही आवेश इस तिरछे वाले से भी गुजरेंगे। ठीक है, तो धारा दोनों में एक समान ही आई, जे डॉट डी ए से। ओके, एक तरह से फ्लक्स टाइप की चीज हो गई। अब मान लो कि कोई प्रतिरोध है, ठीक है, तो किसी प्रतिरोध में जे बराबर मैंने लिख दिया आई बाई ए, आई डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, ये कोई प्रतिरोध है, सिलेंडर मान लो ये बेलनाकार प्रतिरोध है, इस तरह से जो अपन ने सिलेंडर चालक बनाया था ना, इस तरह से ये चालक है, इस प्रकार से। ठीक, और इसमें जे बराबर
I बाई ए, मान लो इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एक समान है ए, मान लो कि इसमें विद्युत धारा एक समान रूप से प्रवाहित हो रही है I, तो J जो परिभाषित होगा वो हो जाएगा I बाई ए से। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस J को मैंने लिख दिया, J और I को लिख दिया मैंने V बाई आर, V बाई आर, आर इसका प्रतिरोध इंटू ए इसका क्षेत्रफल। ठीक है, अब इस V को मैं क्या लिख सकता हूं, अगर इसकी लंबाई L है, V को मैं क्या लिख सकता हूं, E इंटू एल, E इंटू एल, E विद्युत क्षेत्र, E क्या है, क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, ई एल डिवाइडेड बाय आर को रो एल बाई ए लिख दो इंटू ए। देखो ए से ए खत्म, एल से एल खत्म, इस रो को ऊपर ले जाओ, जे बराबर 1 बाई रो इंटू ई। ठीक है, जे बराबर सिग्मा ई। देखो ध्यान से, अगर मान लो मैं इसको सदिश रूप में लिखूंगा, सदिश रूप में जे सदिश बराबर सिग्मा ई सदिश, यानी कि जे की दिशा किस दिशा में आई, फाइनली जो अपने को फार्मूला मिला, जे की दिशा किस दिशा में आई, ई की दिशा में, तो वो एन कैप जो सदिश होगा, जो मैंने एन कैप जो मैंने लिखा था ना, तो एन कैप किस दिशा में होगा, ई की दिशा में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला काम का है, जे बराबर सिग्मा ई, इसे याद रखें। और दूसरा क्या, डी आई बराबर जे डॉट डी ए, डॉट प्रोडक्ट होता हो। ठीक, बैटरी करें शुरू बैटरी के बारे में, है ना। बैटरी क्या है, बैटरी एक ऐसी युक्ति है जो दो टर्मिनल के मध्य विभवांतर उत्पन्न करती है। एग्जाम्पल लिख लेना अपने हिसाब से, जैसे घड़ी का सेल हो गया, घड़ी की सेल हो गई, रिमोट की सेल हो गई, और जनरेटर, और कारों में लगने वाली बैटरी, है ना। तो अपन यहाँ पे जो बेसिकली बात करेंगे वो डीसी बैटरी, जो डायरेक्ट करंट वाली बैटरी होती है, डीसी सोर्स जो होता है उसकी अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, बैटरी में विभवांतर क्यों पैदा होता है, ये पे लिखा हुआ है, फिर इसको समझाता हूं ऐसा क्यों हो रहा है। बैटरी में क्या होता है कि एक पात्र होता है, पात्र में दो प्लेटें होती है। अब ये पात्र किसका बना है, प्लेटें किसकी बनी है, कौन सा एसिड भरा हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है अपने को, केमिस्ट्री से कोई मतलब नहीं, अपने को मतलब है यहाँ की फिजिक्स से। ठीक है, तो बेसिकली दो प्लेटें होती है। ठीक है, अपने को तो इससे भी मतलब नहीं है किसे कैथोड कहते हैं और किसे एनोड कहते हैं, उससे भी मतलब नहीं है अपने को तो। अपने को तो बस इसके पीछे की फिजिक्स सीखनी है। एक प्लेट होती है और यहाँ पे एक और दूसरी प्लेट होती है, दो प्लेटें होती है। ठीक है, ये मैंने यहाँ दोनों प्लेटों को अलग अलग कलर से बना दिया है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, बैटरी में धारा आयनों के कारण प्रवाहित होती है, बैटरी में इलेक्ट्रॉन नहीं प्रवाहित होते। बैटरी में कौन प्रवाहित होते हैं, आयन। बैटरी में विद्युत धारा आयन के कारण प्रवाहित होती है। यहाँ पे कुछ धन आयन होते हैं, कुछ ऋण आयन होते हैं। अब बेसिकली होता क्या है, जैसे अपन धन आयन से समझते हैं कि एक तो अपने पास धन आयन है, मान लो कि ये धन आयन है। ठीक है, इस धन आयन पे होता क्या है, इस धन आयन पे क्या होता है कि एक केमिकल फोर्स लगता है। ये केमिकल फोर्स क्या करता है, इस धन आयन को एक प्लेट की तरफ ले जाता है। ठीक इसी प्रकार से वही केमिकल फोर्स ऋण आयन को दूसरी प्लेट पर ले जाता है, अपोजिट फोर्स लगते हैं, केमिकल फोर्स। ठीक है, अब वो कैसे लग रहा है उससे मतलब नहीं है, कैसे लगा कोई मतलब नहीं है, ऐसा कुछ होता है, कुछ अभिक्रिया होती है जिसके कारण धन आयन एक प्लेट की तरफ जाने लग जाते हैं। कोई बल, अपने को तो बल से मतलब है, कोई फोर्स लगता है, यहाँ पे कोई बल लगता है जो धन आयनों को एक तरफ ले जाता है और ऋण आयनों को एक तरफ ले जाता है। ठीक है, तो जब स्टेडी स्टेट आ जाती है, स्टेडी स्टेट आने के
साम्य अवस्था, स्थायी अवस्था, ठीक है, स्थायी अवस्था। स्टेडी स्टेट क्यों आएगी देखना, जब धन आयन एक प्लेट पर और ऋण आयन दूसरी प्लेट पर इकट्ठा होंगे, एक तरफ धन आयन इकट्ठा हो रहे हैं, एक तरफ ऋण आयन इकट्ठा हो रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि इस प्लेट पे धन आयन, यहाँ पे टर्मिनल है, ये ऊपर ऐसे बाहर ये टर्मिनल है, इस प्लेट पर धन आयन इकट्ठे हो गए, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, इस प्लेट पर ऋण आयन इकट्ठे हो गए, ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। तो क्या होगा, एक अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, इनके बीच में होगा, ऐसे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब ये जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या करेगा, जो बचे हुए धन आयन है, जैसे मान लो यहाँ पे कोई धन आयन बचा हुआ है, इस धन आयन पे इस तरफ फोर्स लगाएगा, इस तरफ F इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जबकि जो केमिकल फोर्स है ये इस पर धन आयन पे जो यहाँ पे लग रहा था ना, इस जगह पे उसी तरह से यहाँ तो अभी भी वो लग ही रहा है, केमिकल फोर्सेस जो अभिक्रिया के कारण जो बल लग रहा है वो इस पे लग रहा है। तो जैसे जैसे यहाँ पे आयन इकट्ठे होते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, बताओ, सोचो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र बढ़ता जाएगा, विद्युत क्षेत्र जैसे जैसे बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ता जाएगा, और एक वक्त ऐसा आएगा जिसे स्टेडी स्टेट कहेंगे, वहां पे क्या होगा, ये Fc और F इलेक्ट्रिक बराबर हो जाएंगे। ये केमिकल फोर्स जो है वो, और ये जो विद्युत बल है, विद्युत बल, ये प्रेरित विद्युत क्षेत्र के कारण जो विद्युत बल है वो दोनों बराबर हो जाएगा। यानी कि अब क्या हुआ, जितना पोटेंशियल डिफरेंस बनना था बन गया, ठीक है। ये है बैटरी में, इस तरह से होता है, ठीक है। अब सुनो बात, अगर मान लो कि इस बैटरी के सिरों पर, ये वापिस से मैंने बैटरी बनाई, सुनते जाओ बस, ये एक प्लेट, ये उसका टर्मिनल, ये दूसरी प्लेट, ये उसका टर्मिनल, ये धन प्लेट थी, पॉजिटिव थी, ये नेगेटिव थी। जब इसके सिरों पे मैं प्रतिरोध लगाता हूं तो इस प्रतिरोध के अंदर विद्युत क्षेत्र पैदा होता है, विद्युत क्षेत्र पैदा होता है तो विद्युत आवेश प्रवाहित होते हैं, आवेश तार में इलेक्ट्रॉन के रूप में प्रवाहित होते हैं, ऐसे आवेश प्रवाहित होता है, मतलब ऐसे प्लस पे काम करते हैं। मान लो एक प्लस आवेश इधर से इधर गया, अगर प्लस आवेश इधर से इधर जाएगा तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र थोड़ा सा कम हो जाएगा, ये जो विद्युत क्षेत्र था ना यहाँ पे अंदर वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र अगर थोड़ा सा कम हो जाएगा तो यहाँ जो अंदर प्लस आवेश है वो क्या होगा, उस पे जो केमिकल फोर्स है जो इंतजार में था कि भाई मेरा नंबर इस प्लेट पे जाने का कब आएगा, जैसे ही एक आवेश यहाँ से निकल के गया इस तार में से, वैसे ही ये प्लस आवेश क्या होगा, इस प्लेट पे चला जाएगा, फिर आगे से एक और यहाँ से आवेश निकल गया, अगला प्लस आवेश इधर आ गया, इस तरह से ये सर्कुलेशन बन जाता है इसमें। जैसे ही अपन इसमें प्रतिरोध लगाते हैं ये विद्युत क्षेत्र अंदर का थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि इधर आवेश जाने लग गए ना, आवेश प्लस से माइनस जाने लग गए, विद्युत क्षेत्र कम हुआ, जैसे ही विद्युत क्षेत्र कम हुआ वैसे ही क्या होगा, ये जो पॉजिटिव आवेश है, ये जो केमिकल फोर्स था वो थोड़ा सा प्रभावी हो जाएगा और इसको पॉजिटिव प्लेट पे ले आएगा। ठीक इसी प्रकार से नेगेटिव आवेश नेगेटिव प्लेट पे जाने लग जाएगा और बाहर तार में धारा उच्च विभव से निम्न विभव, जबकि अंदर प्लेट पर निम्न से उच्च जाएगा। निम्न से उच्च क्यों, क्योंकि निम्न से उच्च ले जाने के लिए यहाँ पे एक फोर्स है, कौन सा, केमिकल फोर्स। ये केमिकल फोर्स जो होता है वो निम्न से उच्च ले जाता है। जैसे तार जोड़ा, तार जोड़ते करंट प्रवाहित होने लगा, उच्च विभव से निम्न विभव आवेश गया, तो ये जो इंतजार में था ये प्लेट पे आ जाएगा। इस तरह से सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ये होता है इसमें खेल। बैटरी में धारा आयनों के कारण प्रवाहित होती है। बैटरी में जो करंट फ्लो हो रहा है ना उसका कारण आयन है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता उसमें। फ्री इलेक्ट्रॉन तो चालक में प्रवाहित होता है, जो तार है ना उसमें इलेक्ट्रॉन जाता है, जबकि बैटरी के भीतर आयनों के रूप में धारा प्रवाहित होती है। एक पॉइंट और लिख लेना कि बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। लिखो इसमें,
बैटरी के अंदर आंतरिक प्रतिरोध, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि उसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत अपघट्य। बैटरी के अंदर आंतरिक प्रतिरोध, ये जो लिक्विड भरते हैं ना अपन, लिक्विड, दोनों प्लेटों के मध्य में जो लिक्विड है, जो रसायन भरा हुआ है, उसके कारण होता है। बैटरी के अंदर, लिखो मैं जो बोल रहा हूं, बैटरी के अंदर आंतरिक प्रतिरोध, उसमें भरे हुए इलेक्ट्रोलाइट, हिंदी में लिखते हैं विद्युत अपघट्य, के कारण होता है। चलो, ये दोनों टर्मिनल इस तरह से, इलेक्ट्रोलाइट में ऐसे दोनों प्लेटें डली हुई है, यहाँ इलेक्ट्रोलाइट होता है, इस तरह से लिक्विड भरा रहता है। इस लिक्विड के कारण इंटरनल रेजिस्टेंस आता है, आयन चलते हैं ना इसमें, इंटरनल कोलिजन वगैरह और भी फैक्टर होते हैं, इनके कारण जो है इसमें रेजिस्टेंस आता है। भाई उस जैसे धन आवेश है, उस धन आवेश को एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे जाना है तो कुछ रेजिस्टेंस का सामना करना होता है। तो वो जो रेजिस्टेंस होता है वो निर्भर करता है, जो आर होता है वो समानुपाती होता है डी के। डी मतलब प्लेटों के मध्य दूरी, प्लेटों के मध्य दूरी, लिख लो चलो तुम, प्लेटों के मध्य दूरी, डी होता है प्लेटों के मध्य दूरी, प्लेटों के मध्य दूरी। वो जो आर होता है वो समानुपाती होता है 1/a के, बिल्कुल वही आर बराबर ρl/a टाइप से है, ठीक है। प्लेटों का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, और वो समानुपाती होता है 1/, ताप के, तापमान के व्युत्क्रमानुपाती। ताप बढ़ाओगे इंटरनल रेजिस्टेंस घटेगा, ताप बढ़ाने पे क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस घटता है, ठीक है। इतना याद रखो बस, ज्यादा इसके डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है, बैटरी के डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है, इतना नहीं पूछते अपने, ठीक है। ताप किसका होता है, इलेक्ट्रोलाइट का, विद्युत अपघट्य का ताप, इसका टेम्परेचर, ओके। ताप बढ़ाने पे क्या है, इसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, ठीक। इतना याद रखो, काफी है। बैटरी में जो सोर्स होता है उसमें आवेशों को निम्न विभव से उच्च विभव पे कौन लेके जा रहा है, कोई तो है। आवेशों को निम्न विभव से जो उच्च विभव पर लेके जा रहा है वही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। अच्छा, नाम तो इसका फोर्स है पर ये फोर्स होता नहीं है, ठीक है। ये है क्या चीज अभी समझते हैं। सबसे पहले ये लिखो कि बैटरी का वह गुण जिसके कारण आवेश प्रवाहित होता है, बैटरी का वह गुण जिसके कारण आवेश प्रवाहित होता है। देखो ईएमएफ की परिभाषा, भाई बैटरी के अंदर कौन है, रासायनिक बल है। रासायनिक बल ही तो है जो उसको विद्युत क्षेत्र के विपरीत खींच के लाते हैं, विद्युत क्षेत्र के विपरीत खींच के लाते हैं। जैसे उसमें पानी वाले में मैंने बताया था ना, मोटर, मोटर क्या करती है, नीचे से ऊपर ले जाती है टंकी में पानी। इसी तरह से रासायनिक बल नीचे से ऊपर, यानी कि निम्न विभव से उच्च विभव पे ले जाता है। तो बैटरी द्वारा किया गया कार्य ईएमएफ क्या है, बेसिकली नाम तो इसका फोर्स है, नाम क्या है इसका, फोर्स, जबकि है क्या ये, कार्य, एकांक धनावेश पर कार्य, ठीक है, एकांक धनावेश पर कार्य।